नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11 साइंस से 15 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं हर श्रृंखला में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, नोट्स आप लोगों के बना रहे हैं और इतना समय हमारे पास अब नहीं बचा है कि हम लापरवाही करें। तो दोस्तों सीरियस होकर सेशन को देखिएगा। तो हम लोग साइंस से जुड़े हुए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के टॉप लेवल के प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले में आएंगे। तो एग्जाम में इन क्वेश्चंस को काफी ज्यादा पूछा जाता है हर बार। या फिर आप एक चीज और कीजिएगा, नोट्स में लापरवाही मत कीजिएगा, नोट्स बनाइए और मेरे साथ इनको रीड करते चले समय पर। तो आज के 15 क्वेश्चन आज रहने वाला है प्रैक्टिस सेट 11। डाल दीजिएगा नोट और लिखते हैं आज के हम लोग 15 क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज का प्रश्न होने वाला है बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने, जो आप लोगों से कई बार पूछा जा सकता है। तो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे प्राणियों को पूछा जा रहा है कि दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण कौन करते हैं, यह आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है, जो दूसरे जीवों को खाते हैं उन जानवरों को क्या कहेंगे? नाम है इसका मांसभक्षी, शाक भक्षी, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बेहद आसान सा प्रश्न है कि जो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में लेते हैं या मांस का भक्षण करते हैं उनका नाम आ जाएगा मांसभक्षी जीव। यानी कि आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो मांस का भक्षण करते हैं उन्हें मांसभक्षी एनिमल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था। जो शाकाहारी होते हैं उन्हें हम शाक भक्षी के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? आपको बताना है। एक क्षण चुंबक होता है या कोई भी चुंबक है, इसमें कितने ध्रुव है? तो यहाँ ऑप्शन है 5, 2, 3 और 1। तो एक चुंबक के बारे में अच्छे से आप लोगों को नोट करना है कुछ बातें। आपने एक क्षण चुंबक को देखा होगा, यानी कि एक बार मैग्नेट, जिसमें दो पोल यहां पर पाए जाते हैं एन और एस, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आप लोग यहां पर देखोगे नॉर्थ पोल जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, उत्तरी ध्रुव, और एक हो जाता है साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एक चुंबक के दो पोल माने जाते हैं और ये दो पोल कौन कौन से हैं? नॉर्थ और साउथ। अगर एक चुंबक के बारे में एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि एक चुंबक को बीच में से दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा? चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक की भांति काम करेगा, एक कंप्लीट मैग्नेट की भांति काम करेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर एक चुंबक को दो हिस्सों में या दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो हर एक टुकड़ा एक नए चुंबक का निर्माण कर लेगा, उसके अंदर वही दो पोल एन और एस का निर्माण हो जाएगा। तो ये जानकारी आप लोगों को यहां से समझ में जरूर आई होगी। सही जवाब हो जाएगा एक चुंबक के दो पोल है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सल्फर में आसानी से कौन घुल जाता है? ये आपके आर्मी जीडी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इस बार आ सकता है। तो सल्फर में आसानी से घुलने वाला पदार्थ इनमें से कौन है? तो ऑप्शन है यहां पर पानी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों सल्फर में आसानी से कौन घुल सकता है या घुलनशील है? तो ध्यान रखना है, यहां जो दिए गए ऑप्शन में पानी है, तो पानी सल्फर में घुलनशील होगा? तो नहीं होगा, अघुलनशील है। साथ ही अमोनिया और ऑक्सीजन भी अघुलनशील है। तो यहां जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सल्फर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 जिसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होगा? अघुलनशील होगा। दोस्तों ध्यान रखने वाली बातें जो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आप सभी के सामने। अगला प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप लोगों ने सुन के रखा है, ये हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। आपको पता है इनका एक सिद्धांत होता है सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इसको लिख लेना। आपने इसको पढ़ा है मैथमेटिकल फॉर्म में, E इज इक्वल टू mc²। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि E बराबर mc² किसका सिद्धांत था, तो ये सिद्धांत था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इसे हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत। दोस्तों ये ऊर्जा से संबंधित है, E बराबर यहाँ एनर्जी होती है, तो ऊर्जा से संबंधित ये सिद्धांत था, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या थे? तो ये एक प्रकार के
भौतिकविद थे, यानी कि ये फिजिक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिक्स से संदर्भ में इनका नाम आता है, केमिस्ट्री से संदर्भ में नहीं आएगा। बायोलॉजी और फिजिशियन, फिजिशियन नहीं बोलेंगे दोस्तों, हम लोग बोलेंगे इनको भौतिकवाद, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, एड्स क्या है। तो एड्स किससे होता है, आपके सामने एक प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट में डाल रहा हूं, आता है हर बार एग्जाम में। तो एड्स जो बीमारी होती है यह किससे होती है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अपने नोट्स में लिख लेना है एड्स का पूरा नाम। तो ये होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम। अब एड्स होता किससे है, तो एड्स होता है वायरस से। किससे होगा, वायरस या विषाणु से, और इस विषाणु का नाम है HIV। क्या नाम है दोस्तों, HIV वायरस, जिसकी वजह से एड्स होता है। इसका भी पूरा नाम अपने नोट्स में लिख दीजिएगा आप। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोवायरस, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, और प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने वाले इस रोग को एड्स कहा जाता है, HIV वायरस से होने वाला रोग। तो एड्स किससे होगा, तो एड्स होगा वायरस से, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा टेस्ट होता है, एक जांच होती है जो एड्स को इंडिकेट करती है, तो इसका नाम है एलिसा। एलिसा जांच किसके लिए करवाई जाती है, तो एलिसा टेस्ट होता है, ये किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दी गई जानकारी आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, बार बार नहीं बोला जाएगा, आपका ये काम है, आप जल्दी से दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किए। पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा ही शानदार प्रश्न, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि ECG का उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। जांचों को लेकर हमेशा प्रश्न आए हैं, जांचें सारे आप लोगों को बना लेना है। अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो महत्वपूर्ण जांचों में अगर पहली जांच हम लोग देखते हैं, जहां हमारे पास क्वेश्चन है ECG, यानी यहां पर क्वेश्चन है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किस जांच का नाम है, तो इस जांच को हम लोग बोलते हैं ECG। एक जांच और भी होती है, जांच होती है दोस्तों हृदय से संबंधित जांच, हृदय की क्रियाविधि को देखने के लिए ECG करवाई जाती है। एक जांच होती है जिसका नाम होता है EEG, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम। और यह जांच होती है मस्तिष्क के लिए, किसके लिए, मस्तिष्क के लिए। दोस्तों नोट्स आपको लिखते रहना मेरे साथ में, जो हम समझ रहे हैं। तो EEG जांच होगी इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम, और ECG जांच होगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा, या हृदय की जांच, ये ब्रेन की जांच। ऐसे ही अगर पूछा जाता है कि विडॉल जांच किससे संबंधित है, विडॉल, तो विडॉल टेस्ट लगाया जाता है टाइफाइड के परीक्षण के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए विडॉल टेस्ट लगाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है। और अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एलिसा जांच किसकी जांच है, तो एलिसा जांच हो जाएगी एड्स की जांच। एलिसा किसकी जांच है, तो एलिसा एड्स की जांच मानी जाती है, एड्स की जांच। दोस्तों ध्यान रखना है इस बात का, हर बार ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ECG किसकी जांच है, तो ECG जांच हो जाएगी यहाँ पर किसकी, हृदय की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कि कंडेंसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंडेंसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और इसका जवाब मुझे आप जल्दी से दीजिए। कंडेंसर का उपयोग हम लोग कहां पर करेंगे। पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए आवेश उत्पन्न करने के लिए। तो दोस्तों जल्दी से मुझे आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर देके रखा है हमारे सामने कि आवेशों को उत्पन्न करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे सामने विद्युत के सुचालक के लिए, और ऑप्शन है आवेश इकट्ठा करने के लिए। देखिए कंडेंसर हम लोग लगाते हैं, कई बार आपने देखा होगा फैन वगैरह में हम कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करते हैं, इन्हें हम कहते हैं संधारित्र, इनका हिंदी नाम होता है संधारित्र, कैपेसिटर भी इनको हम लोग बोल देते हैं। तो इन्हें क्यों लगाया जाता है, ये आवेश को इकट्ठा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी, आपने कई विद्युत पंपों को चलाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कंडेंसर का उपयोग हम लोग आवेश इकट्ठा करने के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के लिए कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो हड्डी, दांत, खून और हृदय। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। सभी ने पढ़ा है क्योंकि मैं पिछले कई सेशन में इसको डिस्कस कर चुका हूं आपसे। तो हीमोग्लोबिन एच भी एक प्रोटीन होता है और यह हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अगर एग्जाम में रक्त को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो रक्त का दोस्तों स्टडी हो जाएगा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी या हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन हो जाता है। और रक्त में लाल रंग किसकी वजह से होगा? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, एचबी की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो सामान्य में रक्त की जो मात्रा, सामान्य मात्रा अगर हम लोग देखें तो 5 से 6 लीटर ब्लड मानव के शरीर में पाया जाता है। जो कुल भार का कितना होता है? यह कुल भार का होता है 7%। कुल भार का 7% ब्लड पाया जाता है मानव शरीर में। दोस्तों काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप लोगों को यहां से ये चीजें ध्यान रखना है और बढ़िया अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे बीच में आने वाला है। क्वेश्चन है हमारे सामने कि कौन मानव शरीर को बनाने का मुख्य तत्व कौन सा है? मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व आपको बताना है। तो मुख्य तत्वों में नाम आता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, पानी, वसा और प्रोटीन। अगर हम लोग देखें कि शरीर का निर्माण या शरीर की मरम्मत, एग्जाम में आता है शरीर का निर्माण या शरीर की मरम्मत कौन करता है? तो इसमें दोस्तों नाम आ जाएगा प्रोटीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का। शरीर में अगर हम लोग देखें कि इसका निर्माण किसका निर्माण करेगा, शरीर का निर्माण कौन करेगा? एकदम सही जवाब होगा आपके लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है इस बात का, जवाब आता है। अगर हम पूछे प्रोटीन क्या है तो हमारे अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर ये बने होते हैं। और प्रोटीन का काम है शरीर की जैसे मरम्मत करना और मांसपेशियों का निर्माण करना। तो एक चीज और आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि हमारे शरीर में मांसपेशी का निर्माण कौन करता है? तो मांसपेशी का निर्माण हमारे अंदर प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सॉलिड CO2 को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास पहला ऑप्शन है श्वेत कार्बन, ठोस कार्बन, काला कार्बन या शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, इनको बताना है। तो हमारे पास हम लोग देखेंगे कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है या सॉलिड CO2 आपसे पूछा गया है, तो सॉलिड CO2 का नाम हो जाता है अगर देखा जाए तो ड्राई आइस। क्या कहेंगे इसे हम लोग? ड्राई आइस के नाम से इसको हम जानते हैं, या सॉलिड CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। शुष्क बर्फ, अगर एग्जाम में आता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को -77 डिग्री सेल्सियस पर अगर ठंडा किया जाए तो यह सॉलिड फॉर्म में जम जाती है जो ड्राई होगी, यानी कि ठोस CO2 का निर्माण करेगी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी के सामने। संक्षेप में आपको बताना है कि इसरो का पूरा नाम क्या होने वाला है। इसरो का फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है। दोस्तों हमारी अंतरिक्ष संस्था है, भारत की अंतरिक्ष संस्था का नाम क्या है? इसरो। इस इसरो का नाम आपको बताना है। तो यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भारतीय मानक सड़क संगठन, यहाँ हिंदी के ऑप्शन है सारे के सारे, भारतीय समुद्री अनुसंधान संगठन या भारत श्रीलंका सड़क संगठन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि यहाँ पर दिया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को बताना है मुझे, जो कमेंट बॉक्स में जाके जवाब देंगे कि इसरो के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको स्थापना का यहाँ पर डेट और ईयर बताना है
और साथ ही मुझे अध्यक्ष को भी बताना है कि पहले अध्यक्ष इसरो के कौन थे। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है तो आपको बताना है, जैसे नासा आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए तत्व, ऑप्शन नंबर बी मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी यौगिक और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है अणु। दोस्तों तत्व क्या होता है, पदार्थ का सबसे सरलतम रूप, पदार्थ का सबसे सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, पदार्थ का सभी से सरलतम रूप क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तत्व को और छोटे रूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है, तत्वों को और छोटे रूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता। वही मिश्रण की हम बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों का, दो या दो से अधिक तत्वों का असमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनस मिक्सर, असमांगी मिश्रण, मिश्रण के नाम से जाएगा। अगर यौगिक में हम निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशियो होगा, निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाना, निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाना क्या कहलाएगा, तत्वों को मिलाना, तो ये कहलाता है यौगिक। और दोस्तों यहाँ पे रासायनिक संयोग से बने पदार्थ, तो रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक के नाम से जानते हैं, ये यौगिक ही बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन देके रखा गया है कि ओजोन गैस का जो रंग है वो कैसा होता है, आपको बताना है। ओजोन गैस के बारे में बहुत ही शानदार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम लोग ओजोन को डिस्कस करें तो दोस्तों ध्यान रखना है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और ये किसका अप्रूव है, तो आपको बताना है ओजोन ऑक्सीजन का अप्रूव मानी जाती है, ऑक्सीजन गैस का अप्रूव मानी जाती है, ऑक्सीजन का अप्रूव मानी जाती है ओजोन गैस। दोस्तों पहली चीज, ओजोन गैस कहां पाई जाती है, तो हमारे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। तो वायुमंडल के समताप मंडल में, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यह इसका मुख्य कार्य क्या है, दोस्तों यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मुख्य कार्य है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना या अल्ट्रावायलेट रेस को प्रिवेंट करना, पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य, हानिकारक यूवी रेस भी बोलते हैं इनको हम लोग, या पराबैंगनी किरणें जिनकी खोज रिटर के द्वारा की गई थी, पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य यहां पर किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, यूवी रेस की खोज किसने की, तो यूवी रेस की खोज की गई थी रिटर के द्वारा, किसके द्वारा, रिटर के द्वारा, ये ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करेंगे कि ओजोन जो है इसका रंग क्या होता है, तो ओजोन का रंग होता है नीला, क्या होता है, ब्लू कलर यानी कि नीला रंग, हल्का नीला रंग, ये ध्यान रखना एग्जाम में आती है। और यहाँ एक चीज और पूछी जा सकती है कि ओजोन में गंध कैसी होती है, तो सड़ी मछली की तरह इसमें से गंध आती है, सड़ी मछली की तरह इसकी गंध होती है। दोस्तों ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। और एक बात और ध्यान रखें कि 1984 में अंटार्कटिका में, 1984 में अंटार्कटिका में छिद्र पाया गया, ओजोन में छिद्र पाया गया, ये ध्यान रखना है। और इसमें छिद्र कौन करता है, तो एक गैस जिसका नाम है CFC, या इसे हम लोग कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ये कंटेन है, जबरदस्त कंटेन है, आप सभी के लिए है, आप अपने नोट्स में इन्हें जरूर लिखें, दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं, आपके लिए जी जान लगाई जा रही है, मेहनत की जा रही है, यहाँ पर अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ आ जाएगा हल्का नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओजोन का कलर क्या होगा, ओजोन के बारे में जितने क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से पूछे जाएंगे। अब आप मुझे बताइएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कि क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए आ सकता है। तो आपका यहाँ से होमवर्क क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन है हमारे पास 14 क्वेश्चन, शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स की यहाँ पर बात की गई है, मजबूत पेशी किसकी होती है, तो पहला ऑप्शन है जबड़े, दूसरा ऑप्शन है जांग, छाती या फिर कान। दोस्तों ध्यान रखना है, पेशियों को लेकर एग्जाम में आता है, पेशियों को हम लोग बोलते हैं मसल्स, मसल्स बोलते हैं। और पेशियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो पेशियों का अध्ययन करना या स्टडी कहलाता है मायोलॉजी, क्या कहा जाएगा,
मायोलॉजी, मायोलॉजी को पेशियों का अध्ययन, या फिर इसे हम लोग शार्कोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी। दोस्तों ध्यान रखना है इस बात को, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पेशियों का अध्ययन है। आपसे पूछा जाता है कि पेशियों में कौन सी पेशियां, अगर हम लोग देखें पेशियां बनी किसकी होती है, तो पेशियां बनी होती है प्रोटीन की। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो पेशियों में पाए जाते हैं, तो प्रोटीन अगर एग्जाम में आता है तो दो प्रोटीन आपको याद रखना है, एक्टिन व मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन नाम की पेशी हमारे अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं पेशियों में। दोस्तों ध्यान रखना है, अगर यहां पर पूछा जाए कि सबसे बड़ी पेशी कौन है, सबसे बड़ी पेशी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे बड़ी पेशी आ जाएगी ग्लूटेअस मैक्सिमस। ग्लूटेअस मैक्सिमस जो हमारे जो थाई बोन होती है उस पर पाई जाती है, फीमर के ऊपर पाई जाती है ग्लूटेअस मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी या सबसे बिगेस्ट मसल्स हम लोग बोल सकते हैं। अगला आता है सबसे छोटी पेशी का नाम आपको बताना है, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, तो स्टेपिडियस। स्टेपिडियस नाम की जो मसल्स है जो कान में पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, कान में, यह सबसे छोटी मसल्स मानी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए पेन का कलर में चेंज कर लेता हूं। अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे मजबूत पेशी कौन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल के अंदर आएगी, तो सबसे मजबूत हड्डी हमारे अंदर होती है लोअर जो जबड़े की हड्डी, जिसका नाम है मैंडिबल। तो इसी मजबूत पेशी का नाम भी हो जाने वाला है मैंडिबुलर। क्या हो जाने वाला है, मैंडिबुलर। और लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी पेशी हमारे अंदर कौन है, तो लंबी पेशी या लॉन्गेस्ट अगर मसल्स पूछे तो हिप में पाई जाती है, नाम है इसका सार्टोरियस। क्या नाम हो जाने वाला है, सार्टोरियस नाम की मसल्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है जो पेशियों से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ लें तो आपका पूरा पेशी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे मजबूत पेशी तो जबड़े की पेशी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, और इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया है मैंडिबुलर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है, शुद्ध जल का रंग कैसा होता है। होमवर्क क्वेश्चन में 20 सेशन में आपको देख चुका हूं, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। यहां पूछा क्या जा रहा है, तो यहां पूछा जा रहा है आपसे शुद्ध जल का रंग कैसा है, नीला, भूरा, रंगहीन या सफेद। जल का कलर सभी ने देखा। जल से लेकर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या, तो शुद्ध जल का पीएच मान अगर हम लोग देखें पीएच मान, तो ये होता है 7, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, अशुद्ध जल या शुद्ध जल। वही आपसे पूछा जाता है इसका कलर क्या है, तो इसका कलर हो जाएगा कलरलेस, यानी कि रंगहीन। जल का कोई कलर नहीं होता और शुद्ध जल का कोई भी कलर नहीं होता। अगर कोई अशुद्धि मिली हुई है तो उसकी वजह से उसका कलर डिसाइड हो सकता है। तो दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, हम कल लेकर आएंगे आपके लिए प्रैक्टिस सेट 12, जिसमें फिर टॉप 15 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से जारी रखें।